ग्रैन्यूल्स इंडिया के सीएफओ सर मुकेश सुराना आपको आपकी स्क्रीन पे दिख ही रहे हैं। मुकेश सर, मैं नतीजों पे तो आऊंगा, और नतीजे सिर्फ नेस्ले के अच्छे नहीं, कल हम लोग हेडलाइन में ग्रैन्यूल्स की तारीफ भी कर रहे थे, ग्रैन्यूल्स के नंबर अच्छे थे, नंबर्स बाद में। लेकिन मुकेश सर, आज वो क्या है, ट्रम्प साहब को पता नहीं क्या हुआ, सुबह सुबह तो नहीं, उन तो रात में करा होगा उन्होंने, वो लिख दिए कि अच्छा, इसको रीड कैसे करूं, जेनरिक फार्मास्यूटिकल्स के लिए 2 साल तक की विंडो है 0% टैरिफ, 3rd ईयर ऑनवर्ड बढ़ा दूंगा 100%, 4th ईयर ऑनवर्ड 200% की टैरिफ से हम लगाना शुरू कर देंगे। सुबह मेरा इंटरप्रिटेशन में कंफ्यूजन हो रहा था, एटलीस्ट 2 साल की क्लैरिटी आ गई मेरे पास कि 0% टैरिफ रहेगा, तब तक मैं अपनी मैन्युफैक्चरिंग वहां पे ऑगर कर लूंगा या फिर जेवी स्टिच कर लूंगा, तो अच्छी खबर है। पर स्ट्रीट रियलाइज कर रही है इवेंचुअली टैरिफ लगना और आप लोग का केपेक्स बढ़ना, ऐसा समझना चाहिए। आपकी रीडिंग ये ट्रम्प साहब के धमकी भरे जेनरिक फार्मा के टैरिफ को लेकर? हमारा रीडिंग ये है कि जेनरिक में टैरिफ लगाना प्रैक्टिकल नहीं है, बिकॉज कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूएसए में बहुत ज़्यादा है। और कमिंग टू ग्रैनुअल्स स्पेसिफिकली, ग्रैनुअल्स के लिए बोलूंगा तो ग्रैनुअल्स का एक अच्छा पॉइंट ये है कि वी ऑलरेडी हैव अ फुटस्टेप इन यूएसए, विच इज व्हाट द गवर्नमेंट ऑफ यूएसए इज आल्सो लुकिंग एट इट, कि आए और मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करे, may not be necessarily 100%, but आए और स्टार्ट करें। सो बट वी हैव ऑलरेडी आर देयर, तो हमारा मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, R&D फैसिलिटी है, पैकिंग फैसिलिटी है, वी आर एक्सपेंडिंग अवर वेयरहाउस फैसिलिटी ऑल्सो। सो अच्छा खासा हमारा कारोबार यूएसए में ऑलरेडी लोकली प्रेजेंट है। पर ग्रैनुअल्स के कुल रेवेन्यूज का नॉर्थ अमेरिका एक्सपोजर तो काफी ज्यादा है, मेरे ख्याल से 70% प्लस का, 72% टू बी प्रिसाइज आपका Q1 का अपडेट है। तो हमारे पास जो फैसिलिटीज हैं, मान लीजिए ये ऐसी स्टेटस को बना रहा है, ये सच है कि 3rd ईयर ऑनवर्ड 100% लगना है, तो जो फैसिलिटीज अभी हैं वो किस हद तक इस डिमांड की भरपाई कर पाती हैं? कितनी और मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी? अभी ये क्लैरिटी नहीं है कि क्या वहां पे मैन्युफैक्चरिंग होना चाहिए। समझो सिर्फ पैकिंग होना है और यहाँ पे API PFI बन सकता है, और some last end of the finished goods have to be made. Then we already have a packing facility also there, and we also have a ADHD control substances facility there. वैसा कुछ रहेगा तो हम मैक्सिमम ऑफ 70% वहां कर पाएंगे। हालांकि मैं ट्रम्प साहब को अगर सही समझने लगा हूं तो पैकिंग से तो खुश नहीं होने वाले हैं, वो आप भी जानते हो। अच्छा, एक बात और, आपने कहा था ये लॉजिकल नहीं है वहां पे मैन्युफैक्चर करना, वहां की कॉस्ट को देखते हुए। तो ऐसा है क्या कि जेनरिक फार्मास्यूटिकल कंपनीज, इवन ग्लेनमार्क, इवन ग्रैन्यूल्स इंडिया वेट करेगी और 3rd ईयर ऑनवर्ड जो 100% टैरिफ लग रहे होंगे तो भी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग करके मैं उसको कंपीट कर पाऊंगा? ऐसा होगा क्या? नहीं हो सकता है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग लाना है यूएसए में तो इंडिया के लिए नहीं, सबके लिए है, किसी भी कंट्रीज के लिए। तो सब कंट्रीज यूएसए जाएंगे, प्राइमरली एशियन कंट्रीज, इफ आई हैव टू से, एशियन कंट्रीज का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एंड कंपेयर टू यूएसए सिग्निफिकेंटली हायर। तो यहाँ सिग्निफिकेंटली हायर प्राइमरी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इज मैन पावर कॉस्ट, which is significantly higher in USA. Plus, getting that many resources and building, something within 2 years and also getting approval, all are not so practical. So my, interpretation is, welcoming companies to start some facilities in USA is what probably will come out too. हाँ, कहीं कहीं दोनों के बीच का पॉइंट आएगा, कुछ फैसिलिटीज सब ऑगर कर लें, कुछ रियायत यूएस डिस्पेंसेशन गवर्नमेंट दे दे, दोनों के बीच में कहीं इक्वेशन शायद बैठ रही हो। और हु नोज, उस हिसाब से ग्रैनुअल्स काफी अच्छे पोजीशन में है। एंड हु नोज 2 साल बाद रिपब्लिकन्स की सरकार आ रही है, किसी और की आ रही है, और फार्मा की लॉबी तो जानी जाती है दुनिया में। बहुत सारी चीजें हैं बट, तो मतलब अभी मैं डरूं नहीं, यह सरदर्द आ गया है, एज अ CFO आप चिंतित हो? रियली नहीं, बट सेंसिटिविटी एनालिसिस, रिस्क एनालिसिस करते रहेंगे, बट ऐसा सरदर्द नहीं लगता हमको। आपने मुश्किल वाले मैनेजमेंट टर्म्स बोल दिए जिसको लेकर अब आगे बढ़ भी नहीं पाऊंगा, मतलब स्थिति तनावपूर्ण है पर काबू में है, ऐसा? मैं आपको क्लैरिफाई करता हूँ, हाँ। पहले भी ये आया था। हाँ, आया था, हाँ, हमारी बात हाँ, भी हुई थी।
या तो ये वो पहले भी यही था कि आएगा नहीं आएगा, फिर क्लैरिटी आ गया कि एग्जाम्प्ट है। हाँ। अभी भी आ रहा है कि टाइम दे रहे हैं, बट यही रहेगा मेरे ख्याल से, क्योंकि कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूएसए एक तो ज्यादा हो जाएगा, और अफोर्डेबल मेडिसिन जो मैक्सिमम जेनरिक कंपनीज आर एबल टू प्रोवाइड यूएसए में, उसका कॉस्ट बढ़ेगा। तो इट विल इम्पैक्ट द फाइनली द कंज्यूमर्स, एंड इट इज वन ऑफ द एसेंशियल्स। मेरे ख्याल से प्रैक्टिकल सोच रखेंगे। हिट होगी यूएस हेल्थ केयर सिस्टम के लिए, शॉर्टेजेस होंगी, प्राइस एस्केलेट हो रहे होंगे, बड़ी मुश्किल हो जाएंगी। और Yeah. ये सबसे बड़ा टॉकिंग पॉइंट बन जाएगा जब आप फिर से प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए रन कर रहे होगे। खैर, अब आ रहा हूं, इसका मतलब है मुकेश सर को सुन के लग रहा है कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक। खत्म बात। अब आते हैं नतीजों पर। नतीजे अच्छे हैं, मैंने पहले ही कहा था। आय में साल दर साल 22% का जंप, इबीटा Q1 में 37% बढ़ा, प्रॉफिटेबिलिटी में 60% का उछाल था, तो कोई कंप्लेंट नहीं उन नंबर से, बढ़िया मार्जिन एक्सपेंशन थे। पर मुकेश सर, सीक्वेंशियली मुनाफा गिरा, मार्जिन कुछ कॉन्ट्रैक्ट हुए, जबकि टॉप लाइन स्टेबल थी। तो इसको मैं सीक्वेंशियली कैसे रीड करूं? क्यों ऐसा हुआ? ऑपरेशनली थोड़ा सा चैलेंजिंग। नहीं, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। Q4 वाज अ वेरी गुड क्वार्टर फॉर अस। हाँ। Q4 Q1 सिक्वेंशियली रेवेन्यू थोड़ा बढ़ा, और ओवरऑल बिजनेस मिक्स आल्सो हैज बीन कंटिन्यूअसली इंप्रूविंग टुवर्ड्स कॉम्प्लेक्स जेनरिक्स, एंड ओवरऑल बिजनेस डाइवर्सिफिकेशन पोर्टफोलियो इज एनरिचिंग। तो उस हिसाब से सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, और हमने थोड़ा स्टेप अप किया है हमारा R&D इन्वेस्टमेंट्स फॉर फ्यूचर ग्रोथ। So that also has come into little higher in Q1, but over the years we'll have to just see, some facing Q1 to Q4, but immediately Q4 to Q1, it's a small, I would say rather than decline, it's flattish and it will be in the growth trajectory. आज के मार्केट जब बात कर रहे थे मुकेश सर, तो वेस्ट एशिया की बहुत चर्चा कर रहे थे हम लोग। बिजनेसेस भी इंपैक्ट हुए होंगे, आप लोगों को भी दिक्कत आई होगी, आपके लिए फ्रेट महंगा पड़ रहा होगा, हो सकता है कुछ इनपुट लागत बढ़ रही होगी, ऐसा कह लेता हूं। उसका कुछ हद तक Q1 में इंपैक्ट था क्या? और क्या फिर वो लिंगर ऑन कर, क्योंकि अब वो क्राइसिस तो एस्केलेट ही हो रहा है, ये मामला और गड़बड़ाएगा क्या आप लोग के फ्रंट पे Q2? जी, जी, ये Q1 में इम्पैक्ट था, बट काफी ज्यादा नहीं था। बट हम क्या कर रहे हैं, हमारा प्राइसिंग मैकेनिज्म कैलिब्रेट करते रहते हैं, और कॉस्ट पास थ्रू की पूरी कोशिश करते रहते हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि जितना इनपुट कॉस्ट बढ़ रहा है, मैं पास थ्रू जितना हो सकता है करूं। सो अभी कुछ हद तक हमारे पास इन्वेंट्री थे, जो Q1 थोड़ा इंसुलेटेड था, प्राइमरली फॉर यूएसए। बट कोशिश यही रहेगा कि मैं पास थ्रू करूंगा कस्टमर्स को, अच्छा। और ओवर द अब ईयर आई विल कम बैक। बट दिस इज नियर टर्म चैलेंज, इन द मीडियम टू लॉन्ग टर्म, द स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन विच हैज कंपनी हैज डन इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, इन टर्म्स ऑफ पोर्टफोलियो, वो हमेशा हेल्प करेगा मीडियम टू लॉन्ग टर्म। यस, हाँ ठीक है, ये तो सबके लिए चैलेंजेस सामने आ ही गए। अच्छा, हमारा पोर्टफोलियो का मेरे ख्याल से कॉम्प्लेक्स जेनरिक्स 50% प्लस कंट्रीब्यूट करता है। जी, इसमें ये किस हद तक ये सब चैलेंजेस जो आ रहे हैं, अगर ये ट्रैक्शन बढ़ रहा है तो आई एम श्योर मार्जिन से क्रिएटिव होगा। दूसरी तरफ हमारे लिए वो पेप्टाइड सीडीएमओ 4% कुल रेवेन्यूज का इस समय कंट्रीब्यूट कर रहा है। ये जो बहुत हाई मार्जिन सेगमेंट है आपके लिए, ये 4% कंट्रीब्यूशन मतलब आपके इंटरनल टाइमलाइंस, आपके टारगेट्स उस हिसाब से ही चल रहा है क्या? और फिर आप लोग का इवेंचुअल कंट्रीब्यूशन कहां देख रहे हो आने वाले समय में? मैं दोनों क्वेश्चन अलग अलग लेता हूँ। कॉम्प्लेक्स जेनरिक्स हमारा कंटिन्यूअस फोकस है, जो हम जारी हाँ। रखेंगे कि हमारा पोर्टफोलियो एनहांस होते रहे, हमारा R&D इन्वेस्टमेंट उसमें लगता रहे, और हमारा ग्रोथ उसमें जारी रहे। इन एडिशन टू इंटीग्रेटेड ऑल्सो, इंटीग्रेटेड इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर अस, एंड दैट इज ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द ओवरऑल मार्जिन। In terms of high barrier and sustainability, we are focusing on controlled substances and overall complex generics, portfolio. And peptide CDMO हमने just एक साल हुआ acquire करके. We are in the process of scaling up. The company when it was acquired, थोड़ा उसमें instability थे in terms of customer moving out, financial struggle, all of that. So we are bringing the business back, and we are also getting new customers and new segments of business. तो ये हम क्लियरली फोकस कर रहे हैं सीडीओ में और पेप्टाइड्स रिलेटेड।
तो हम ये देख रहे हैं कि दिस मार्केट इज वेरी वेरी लार्ज और अगले 2-3 साल में इसका अच्छा खासा रन अप होएगा ग्रोथ। बैलेंस शीट पे तो कोई सवाल पूछना ही नहीं, बढ़िया है। नेट डेट टू EBITDA अब तो बहुत कंफर्टेबल 0.07 टाइम्स पे, नेग्लिजिबल। एक चीज, आपके पास फर्स्ट टू फाइल वो FTF अपॉर्चुनिटी है सोडियम एक्सिबेट की, ऑक्सीबेट की, मेरे ख्याल से $250 मिलियन के आसपास का मार्केट साइज है। 25 पेंडिंग ANDA फाइलिंग्स हैं। तो एक तो ये सोडियम ऑक्सीबेट की लॉन्च टाइमलाइन क्या है, और कितने ANDA अप्रूवल्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हो FY27 में आते हुए नजर आएंगे अंदाजन? एक तो सोडियम ऑक्सीवेट का मैं ज्यादा डिटेल बता नहीं पाऊंगा क्योंकि लिटिगेशन में है। कल हमने अर्निंग्स कॉल में भी क्लैरिफाई किया था लिटिगेशन में, इसलिए हम टाइमलाइन वगैरह नहीं बोल पाएंगे। बट वी आर वेरी कॉन्फिडेंट, जैसा हमने इंटरनली टारगेट रखा है लॉन्च प्लान वगैरह, और हम ये देख रहे हैं कि ये प्रोडक्ट का ग्रोथ रेट अच्छा रहेगा, तो इट विल बी ओवरऑल गुड पोजीशन। Coming to some of the ANDA approval, few are already pending for approval. It's just matter of time. हम ये देख रहे हैं कि गगलापुर में री-इंस्पेक्शन हो जाए। जैसे री-इंस्पेक्शन, वी आर रेडी एनी टाइम, सो हम देख रहे हैं कि कभी भी आ सकते हैं। तो वो हो जाएगा तो यू नो ऑलमोस्ट 9 to 10 applications are ready for approval, and there are few filings across other sites also. ओके, चलिए मुकेश सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, सारी बातचीत बहुत डिटेल में करने के लिए।